जब आप बाजार से सब्जी खरीदने जाते हैं तो उस केस में वो सब्जी का मैस कैसे मेजर करते हैं? एक तराजू यूज करते हैं, बैलेंस यूज करते हैं, जिसमें एक साइड पर नॉन मैस प्लेस करते हैं और दूसरी साइड से शापर में सब्जी डाल के रखते हैं, जहां से वो उनको कंपेयर करते हैं और उन्हें मालूम हो जाता है कि अब ये 1 किलोग्राम हो चुकी है, 2 किलोग्राम हो चुकी है। लेकिन उस तराजू से तो समझ में आती है, यानी वो वाला बैलेंस तो समझ में आता है कि एक साइड पे नॉन मैस प्लेस करते हैं, एक साइड पे अननोन मैस प्लेस करते हैं और उनका कंपैरिजन कर लेते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इसको कैसे मालूम होता है कि अब 1 किलोग्राम हो चुका है, अब 2 किलोग्राम हो चुका है, 3 किलोग्राम हो चुका है? इसके अंदर क्या कोई बैठा हुआ है जो यहाँ पे बताता है कि क्या लिखा हुआ आना चाहिए? इसमें कौन सी ऐसी साइंस है जो इसको गाइड करती है कि अब 1 किलोग्राम शो करना है, अब 2 किलोग्राम शो करना है, अब 3 किलोग्राम शो करना है? या फिर ये एक और बैलेंस है जिसको हम कहते हैं पॉकेट बैलेंस। इस पॉकेट बैलेंस के जरिए हम स्मॉल मैसेज को मेजर कर सकते हैं। तो इस पॉकेट बैलेंस को कौन बताता है कि इस वक्त मैस 1 मिलीग्राम है या फिर 2 मिलीग्राम है? और इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को कौन बताता है कि इस वक्त मैस 1 किलोग्राम है या फिर 2 किलोग्राम है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या ये पॉकेट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ये जिस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं दैट इज आर्टिकल नंबर 9.17 व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। लास्ट लेक्चर में हमने किरचॉफ्स रूल्स को डिटेल में डिस्कस किया था, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल एंड किरचॉफ्स सेकंड रूल। अगर वो लेक्चर आपने अभी तक अटेंड नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एक तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इसके साथ साथ व्हीटस्टोन ब्रिज को समझने के लिए किरचॉफ्स रूल का आना लाजमी है। किरचॉफ्स रूल्स का कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ होना चाहिए। और आज के लेक्चर में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ना है, जो कि इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए आपने इस लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक गौर से सुनना है ताकि आपको इस लेक्चर का एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। टेंशन नहीं लेनी, लास्ट में चलकर ये बताऊंगा कि इस पॉकेट बैलेंस में कौन बैठा हुआ है जो कि इसको गाइड करता है कि अब हमने इस पर इतना मैस प्लेस कर दिया, अब इतना प्लेस कर दिया, अब इतना प्लेस कर दिया। लेकिन उससे पहले हमें व्हीटस्टोन ब्रिज को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। देखो बच्चों, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की हम एक नॉर्मल सी डेफिनेशन डिस्कस करें तो वो यही बनती है कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा सर्किट है जिसके जरिए हम अननोन रेजिस्टेंस को इजीली फाइंड कर सकते हैं, और ये एक्यूरेट मेथड है किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने का। व्हीटस्टोन ब्रिज, द व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज्ड फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस। यानी ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं कि यहां पर ये रेजिस्टेंस कितने ओम है, 10 ओम है, 20 ओम है, 40 ओम है, या फिर 10 किलो ओम है, 20 किलो ओम है। यानी रेजिस्टर की वैल्यू को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं और एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज वाले सर्किट को यूज करके। अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसका नाम इस तरीके से क्यों रखा गया? देखो, नॉर्मली अगर हम बात करें, व्हीट का मतलब क्या होता है? गंदम, और स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थर। ब्रिज का मतलब होता है पुल। लेकिन यहां पर ये व्हीट, ये स्टोन और ब्रिज नहीं है, बल्कि व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सर्किट बनाया था, उन्होंने एक सर्किट डिवाइस किया था जिसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम देते हैं। और इसी वजह से हमने यहां पर लिखा है इट वाज डिवाइस्ड बाय सर चार्ल्स व्हीटस्टोन इन 1843। यानी 1843 में सर चार्ल्स ब्रिज ने इस सर्किट को डिवाइस किया था। एक्चुअली ये सर्किट पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बना दिया था, लेकिन ये जो व्हीटस्टोन सर हैं इन्होंने 1843 में इस सर्किट को मजीद मॉडिफाई किया था और इसके साथ साथ इसको पॉपुलर किया था। इसी वजह से आज हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से याद करते हैं। तो सबसे पहले हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की कंस्ट्रक्शन पढ़नी है, फिर हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, फिर जो सर्किट है उसको किरचॉफ्स का सेकंड रूल लगाकर एनालाइज करेंगे।
तो सबसे पहले हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन की हेडिंग लगाई है। देखो बच्चों, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहां पर इसमें एक बैटरी कनेक्टेड होती है और बैटरी का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ने पेपर में एक मिस्टेक की हुई होती है, इसकी वजह से उनके मार्क्स कटते हैं। वो क्या करते हैं, इन दोनों को एक जितना बना देते हैं, यानी इन दोनों की लेंथ बराबर रख देते हैं, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल आपने छोटा बनाना है, पॉजिटिव टर्मिनल आपने थोड़ा बड़ा बनाना है, ताकि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल को इंडिकेट किया जा सके। उसके बाद यहाँ पर एक स्विच प्रेजेंट है जिसको हम स्विच एस कहेंगे, और इस बैटरी के ईएमएफ को हम ई कह देते हैं, क्योंकि हर बैटरी का एक ईएमएफ होता है। इसका जो ईएमएफ है उसको हम ई कह देते हैं। अब ये कुछ रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, ये रेजिस्टर का सिंबल है। रेजिस्टर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये किस तरीके का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। ये एनर्जी को डिसिपेट करता है और इसके साथ साथ करंट के फ्लो को अपोजिशन प्रोवाइड करता है। तो यहां पर इस रेजिस्टर को मैं नाम दे देता हूं R1, यानी इस रेजिस्टर की जो वैल्यू है, जो रेजिस्टेंस है इसकी, दैट इज R1, इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज R2, और इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज R3। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं इस तरतीब से नाम दे रहा हूं, R1, R2, R3 और दिस इज R4। और यहां पर ये एक गैल्वानोमीटर प्रेजेंट है जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, और गैल्वानोमीटर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस गैल्वानोमीटर को जरा थोड़ा करीब से देखते हैं। यहां पर ये गैल्वानोमीटर है। इस गैल्वानोमीटर में यहां पर एक पॉइंटर प्रेजेंट है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, और यहां पर 0 मार्क्ड है। ये जो पॉइंटर है ये इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है। जब इस गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो करता है तो उस केस में ये जो पॉइंटर है ये मूव करता है, या तो इधर मूव करता है या इधर मूव करता है, डिपेंडिंग ऑन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। जब ये नीडल इस 0 पर प्रेजेंट होती है तो हम कहते हैं कि ये नल पॉइंट है। जब इस गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करता तो उस वक्त ये पॉइंटर 0 पर आ जाता है। इस व्हीटस्टोन ब्रिज वाले सर्किट में भी हमारा मेन एम यही होगा कि हम रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके इस पॉइंटर को 0 पर लेकर आएंगे। जब 0 पर आ जाएगा तो उस कंडीशन को हम बैलेंसिंग कंडीशन कहेंगे और उस पॉइंट को हम नल पॉइंट का नाम देंगे। तो यहां तक आपने गैल्वानोमीटर को क्लोजली ऑब्जर्व कर लिया। आपको ये भी मालूम हो गया कि नल पॉइंट क्या होता है, यानी उसकी जो नीडल है वो 0 पर जब आ जाती है तो उस केस में हमें नल पॉइंट अचीव हो जाता है। अब यहां पर इन पॉइंट्स को मैं कुछ नाम दे देता हूं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। देखो यहां पर भी कुछ वायर्स आपस में मिल रही हैं, यहां पर भी मिल रही हैं, यहां पर मिल रही हैं, यानी जो जंक्शंस वाले पॉइंट है ना, इनको मैं कुछ नाम दे देता हूं। इसको मैं कह देता हूं A, इसको कह देता हूं B, इसको कह देता हूं C और इसको कह देता हूं D। यहां पर सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन की हेडिंग लगाई है। द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, और वो 4 रेजिस्टेंसेस कौन सी हैं? R1, R2, R3 एंड R4 connected in such a way as to form a mesh ABCDA, यानी यहां पर ये एक मेश बन रहा है। देखें ABCDA, ये एक पूरा मेश फॉर्म हुआ है, एक पूरा जाल फॉर्म हुआ है रेजिस्टर्स का, जिसमें यहां पर गैल्वानोमीटर प्रेजेंट है। अब इस सर्किट को हमने बेसिकली डिस्कस करना है, और यही सर्किट है जिसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि इसमें यहां पर 4 रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट हैं, एक ब्रिज की फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ए बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। यहां पर देखिए पॉइंट ए और पॉइंट सी के दरमियान एक बैटरी कनेक्ट की है जिसका ईएमएफ कितना है, E। ए सेंसिटिव गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस Rg इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स B एंड D, यानी पॉइंट B और D के दरमियान हमने ये वाला गैल्वानोमीटर कनेक्ट करके रखा हुआ है, और इस गैल्वानोमीटर की अपनी कितनी रेजिस्टेंस है, Rg। देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना गैल्वानोमीटर, जिसके जरिए हम करंट को डिटेक्ट करते हैं, बेसिकली इसकी अपनी भी एक रेजिस्टेंस होती है, और उसी रेजिस्टेंस को हमने Rg का नाम दिया है। इस स्विच एस इज प्रोवाइडेड टू कंप्लीट द सर्किट। यहां पर एक स्विच एस भी लगाया गया है ताकि हम सर्किट को ओपन कर सके या फिर क्लोज कर सके। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं वर्किंग की, और इस सर्किट की थोड़ी सी वर्किंग डिस्कस करते हैं। व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड, करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड ए करंट में पास थ्रू द गैल्वानोमीटर, यानी जब हम इस स्विच एस को क्लोज करेंगे तो यहां पर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। देखो कन्वेंशनल डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इन रेजिस्टर्स में से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। करंट ऐसे भी फ्लो करेगा, देखो ऐसे भी फ्लो करके जाएगा और ऐसे भी फ्लो करके जाएगा, यानी करंट इन तमाम रेजिस्टर्स में से फ्लो करेगा। और इनिशियली हो सकता है कि गैल्वानोमीटर कुछ ना कुछ रीडिंग शो करेगा यहां पर। The aim is to determine the condition under which no current flows through the galvanometer even after the switch S is closed। अब यहां पर बच्चों इस सर्किट में हमारा मेन एम ये होता है कि इन रेजिस्टर्स R1, R2, R3 और R4 की वैल्यूज को इस तरीके से एडजस्ट करें कि यहां पर गैल्वानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है ना
वो जीरो हो जाए। तो वहां पर हम कहते हैं कि जो ब्रिज है ये बैलेंस हो चुकी है और हमें नल पॉइंट अचीव हो चुका है। यानी कि हमने इन रेजिस्टर्स R1, R2, R3 और R4 की वैल्यूज को इस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि स्विच क्लोज करके भी गैल्वानोमीटर जीरो रीडिंग शो करे, यानी कि जीरो वाली लाइन पर उसका पॉइंटर पहुंच जाए। तो यहां पर हमने ये बात की, द एम इज टू डिटरमिन द कंडीशन अंडर विच नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वानोमीटर, यानी कोई करंट गैल्वानोमीटर में से फ्लो ना करे, गैल्वानोमीटर का जो पॉइंटर है वो जीरो पर आ जाए इवन आफ्टर द स्विच इज क्लोज, स्विच को क्लोज करने के बाद भी। When this condition is achieved, the galvanometer shows no deflection and the bridge is said to be balanced. इस कंडीशन में गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करता और हम ये कहते हैं कि जो ब्रिज है ये बैलेंस हो चुकी है। यहां तक आपको इस सर्किट की वर्किंग के बारे में तो मालूम हो चुका है, यानी यहां पर हमने बैलेंसिंग कंडीशन अचीव करनी थी, तो उसके लिए हमने क्या कहा कि R1, R2, R3 और R4 को इस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि गैल्वानोमीटर का पॉइंटर जीरो पर आ जाए, यानी कि नल पॉइंट अचीव हो जाए। और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? बैलेंसिंग कंडीशन। और इस वक्त हम ये कहेंगे कि जो ब्रिज है ये बैलेंस हो चुकी है। लेकिन बच्चों अब हमने इस ब्रिज का मैथमेटिकल एनालिसिस करना है। ये जो सर्किट है इसका मैथमेटिकल एनालिसिस भी करना है। कुछ स्टूडेंट्स यहां पर वर्किंग की हेडिंग भी लगाते हैं, लेकिन ये हेडिंग थोड़ी ज्यादा बेटर रहती है, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ सर्किट यूजिंग किरचॉफ्स रूल। अब इस सर्किट का एनालिसिस करने के लिए हम किरचॉफ सर के सेकंड रूल को यूज करेंगे, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल था। यानी इस सर्किट में जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो चेंज इन टोटल एनर्जी होगा वो जीरो आएगा। तो यहां पर किरचॉफ रूल को लगाना है क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। इसमें अगर देखा जाए तो करंट के पास बेशुमार पाथ से पास करने के लिए, देखो करंट यहां से अगर मूव करना स्टार्ट करता है, यहां से भी पास कर सकता है, फिर करंट ऐसे भी पास कर सकता है, फिर करंट ऐसे भी पास कर सकता है, इसके साथ साथ करंट ऐसे भी पास कर सकता है। ये नहीं, यहां पर बहुत सारे पाथ्स हैं। तो यहां पर फिर हमें करना इस तरीके से पड़ेगा कि किरचॉफ रूल को लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। तो किरचॉफ रूल को लगाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सर्किट को सॉल्व करने के कुछ रूल्स पढ़ाए थे। जब मैंने आपको किरचॉफ रूल्स पढ़ाए थे, किरचॉफ फर्स्ट रूल और सेकंड रूल, तो लेक्चर के लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ाए थे। वो वाले पॉइंट्स आपने अब यहां पर यूज करने हैं। पहला पॉइंट क्या था? सर्किट डायग्राम को नीट एंड क्लीन ड्रा कर दो। तो हमने यहां पर सर्किट डायग्राम को नीट एंड क्लीन ड्रा कर दिया। सबको अच्छे से दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल नीट एंड क्लीन सर्किट डायग्राम है। अब यहां पर सेकंड थिंग हमने क्या करनी होती है? हमने इस सर्किट में इस तरीके से लूप्स कंसीडर करने होते हैं ताकि हर रेजिस्टर एक मर्तबा इन्वॉल्व हो जाए। देखो बच्चों, अब यहां पर एक ये वाला लूप बन रहा है, देखो ये वाला लूप बन रहा है, इसके साथ साथ एक ये वाला लूप बन रहा है, और अगर हम मजीद देखें तो एक ये वाला लूप भी बन रहा है, यानी कि डिफरेंट लूप्स बन रहे हैं। तो यहां पर अब मैंने क्या करना है? करंट की डायरेक्शन को एज्यूम करना है हर लूप में। और हमने लास्ट लेक्चर में क्या कहा था कि करंट की डायरेक्शन को हम एज्यूम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम करेंगे तो पूरे सर्किट में जितने भी लूप्स हैं सब में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम करनी है। अगर क्लॉकवाइज एज्यूम करेंगे तो पूरे सर्किट में जितने भी लूप्स हैं उन सब में करंट की डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज ही एज्यूम करनी है। यहां पर इस सर्किट में जो लूप्स हैं इनमें जो करंट की डायरेक्शन है उसको एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर देते हैं, क्योंकि देखो यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पर नेगेटिव टर्मिनल है। अगर हम ऐसे मार्क करेंगे ना एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे लिए सर्किट को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहां से चार्ज निकलेगा घूम के सर्किट में से, यहां पर वापस आ जाएगा, यानी कुछ एंटी क्लॉकवाइज की फीलिंग आ रही है। यहां पर आप तमाम लूप्स को क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज लोगे तब भी रिजल्ट सेम आएगा जो एंटी क्लॉकवाइज के साथ आएगा, लेकिन यहां पर मैं अपनी आसानी के लिए एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं, क्योंकि बैटरी सजेस्ट कर रही है कि करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि कन्वेंशनल डायरेक्शन। तो अगर इस लूप में ये वाला जो लूप है BDCB, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से मार्क कर दूं, देखो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज का क्या मतलब है? घड़ी से उल्ट सिमत, यानी कि क्लॉक ऐसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो जाएगा? ऐसे, घड़ी से उल्टी सिमत में। और इसके साथ साथ इस लूप में करंट की क्या डायरेक्शन होगी? इस लूप में भी करंट की डायरेक्शन फिर हमने वही लेनी है, क्योंकि यहां पर हमने एंटी क्लॉकवाइज ऑलरेडी ले लिया है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आप किसी सर्किट में एक लूप में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो तमाम लूप्स में आपने एंटी क्लॉकवाइज ही लेनी है। ऐसे नहीं कर सकते कि एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पर
ये जो ए बी डी ए लूप है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मैं I1 का नाम दे देता हूं, और इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मैं I2 का नाम दे देता हूं। देखो बच्चों, अब यहां पर ये सारी रेजिस्टर्स क्या है, लूप में इन्वॉल्व हो गई हैं। इस लूप में देखो R1 इन्वॉल्व हो चुकी है, R3 भी इन्वॉल्व हो चुकी है, इसके साथ साथ गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस जो RG है वो भी इस लूप में इन्वॉल्व हो चुकी है, यानी ये तीनों इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। इसके साथ इस लूप में आओ, यहां पर भी R2 इन्वॉल्व हो चुकी है, R4 इन्वॉल्व हो चुकी है, RG भी इन्वॉल्व हो चुकी है, यानी कि जस्ट ये वाले दो लूप्स बनाने की वजह से ये तमाम रेजिस्टर्स लूप्स में इन्वॉल्व हो चुकी हैं। अब हमें कोई और लूप बनाने की यहां पर जरूरत नहीं है। यहां पर अब हमने यही इंग्लिश में लिख भी दिया है, टू एनालाइज द सर्किट किरचॉफ सेकंड रूल इज अप्लाइड, यानी इस सर्किट को एनालाइज करने के लिए हम किरचॉफ सेकंड रूल को अप्लाई करेंगे। और किरचॉफ सेकंड रूल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमने यहां पर कंप्लीट कर ली हैं। यहां पर हमने लूप्स भी कंसीडर कर ली हैं, इसके साथ साथ करंट की डायरेक्शन भी लूप्स में कंसीडर कर ली है। कंसीडर टू लूप्स ए बी डी ए एंड बी सी डी बी, दो लूप्स कंसीडर कीजिए। पहला कौन सा है, ए बी डी ए, यानी ये वाला जो लूप है जिसमें ये करंट I1 फ्लो कर रहा है, और इसके साथ बी सी डी बी, यानी ये वाला जो लूप है जिसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। एज्यूम एंटी क्लॉकवाइज लूप करंट्स, दोनों लूप्स में जो करंट है उसको एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर लीजिए। I1 थ्रू ए बी डी ए, यानी इस लूप में I1 करंट है और इस लूप में I2 करंट है जो कि बी सी डी बी है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जब लूप्स भी कंसीडर कर लिए, जब करंट की डायरेक्शन भी कंसीडर कर ली, तो नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि हमने इक्वेशंस लिखनी है। इस लूप के लिए हम सेपरेटली इक्वेशन लिखेंगे, इस लूप के लिए हम सेपरेटली इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या सेंटेंस लिखेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड रूल टू लूप ए बी डी ए, यानी जो ए बी डी ए लूप है इस पर सबसे पहले किरचॉफ रूल अप्लाई कीजिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको किरचॉफ वोल्टेज रूल में यूज होने वाले साइन कन्वेंशंस को याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी, तो उस ट्रिक को एक मरतबा रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इस तरीके से एक सर्किट है, इसमें ये बैटरी है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहां पर इस तरीके से रेजिस्टर कनेक्टेड है, और अगर आप करंट की डायरेक्शन इस तरीके से लेते हैं जैसे कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, यानी कि इस तरीके से, मान लो मैं इस तरीके से करंट वाला लूप कंसीडर करता हूं, यहां पर दिस इज आर, दिस इज सोर्स ऑफ ईएमएफ दैट इज ई। इस केस में मैंने आपको बताया था कि आपने लेड पेंसिल से और भी एरोज ड्रा करने हैं रफ साइड पर, जस्ट कुछ इस तरीके से, याद होगा आपको। अगर आपने लास्ट लेक्चर सुना हुआ है तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा किरचॉफ रूल्स को लगाने की ये सबसे बेस्ट ट्रिक है जो कि हर जगह पे वर्क कर जाती है। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो आप भी इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज कर दो, यहां पर इसी तरीके से। यहां पर देखो अब ये जो सोर्स ऑफ ईएमएफ ई है इसको हम कैसे ट्रिवर्स कर रहे हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। जब लो से हाई जाएंगे तो क्या साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है यहां पर ई आएगा। और रेजिस्टर के अक्रॉस अगर आपने पोटेंशियल का ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का चेंज लिखना है तो आप कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि ओहम्स लॉ से। तो यहां पर रेजिस्टर में क्योंकि एनर्जी डिसिपेट होती है तो हम क्या लिखेंगे, E माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। इसके साथ साथ मैंने आपको एक और ट्रिक भी बताई थी कि इसी करंट की डायरेक्शन को हम ऐसे भी ले सकते हैं और उस केस में भी जो आंसर आएगा वो यही वाला आएगा, यानी कि इक्वेशन यही बनेगी। जैसे कि यहां पर मैं एक लेता हूं, ये एक बैटरी है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पर एक रेजिस्टर कनेक्टेड है। इस केस में अगर मैं करंट की डायरेक्शन ये नहीं लेता, जानबूझकर ये वाली डायरेक्शन ले लेता हूं इस तरीके से, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेता हूं, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो मैंने लेड पेंसिल से ये वाले एरोज ड्रा करने हैं, देख रहे हो इस तरीके से, ये वाले एरोज मैं ड्रा कर दूंगा यहां पर इस तरीके से, ये वाले एरोज मैं क्या कर दूंगा, ड्रा कर दूंगा। अब ये जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है ये कैसे ट्रिवर्स हो रही है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो अब साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब मैं यहां पर माइनस ई लिखूंगा। अगर आपने साइन कन्वेंशन अच्छे तरीके से समझने हैं तो लास्ट वाला लेक्चर सुन लीजिए, उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखे। यहां पर जस्ट हम इनको रिकॉल कर रहे हैं ताकि व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो आर्टिकल है वो हमें एकदम क्लियर हो जाए। तो यहां पर बच्चों अब ये जो रेजिस्टर है इसको हम किस डायरेक्शन में ट्रिवर्स कर रहे हैं, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो अगर मैं यहां पर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन मार्क करूं तो वो कैसे है, इस तरीके से है, यानी कि करंट वैसे जनरली ऐसे बहना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। लेकिन हमने क्या माना, हमने उलट माना है, यानी हम ऐसे जा रहे हैं लेकिन वो करंट ऐसे मूव कर रहा है। तो अगर आप रेजिस्टर को करंट की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रिवर्स करेंगे तो उस केस में रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल चेंज क्या होगा,
पॉजिटिव होगा, तो यहां पर इसका मतलब मैं प्लस आई आर लिखूंगा। यहां से भी निकालूंगा तो माइनस ई इज इक्वल टू माइनस आई आर, तो ई इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से मैंने आपको कंक्लूड करके बताया था कि आप करंट की डायरेक्शन जैसे भी लें, एंटी क्लॉकवाइज लें, क्लॉकवाइज लें, आपके पास इक्वेशन ऐसी ही आएगी। अगर सिंगल रेजिस्टर और सिंगल बैटरी के केस में आपके पास ये इक्वेशन आ रही है E इज इक्वल टू आई आर, तो यहां पर करंट की डायरेक्शन आप जैसे भी मान लें आपके पास फाइनल इक्वेशन सेम आएगी। लेकिन बच्चों हम अपनी आसानी के लिए सर्किट में करंट की इस डायरेक्शन को ऐसे ही मानते हैं जैसे कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है। तो यहां पर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन किधर है? इधर, इस तरीके से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बैक कर जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से कन्वेंशनल करंट इस तरीके से। कन्वेंशनल करंट की ये डायरेक्शन थी और हमने लूप में जो करंट लिया है उसकी भी हमने यही वाली डायरेक्शन ली है। तो उस केस में रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल चेंज क्या है? माइनस आई आर। तो इसका मतलब है कि अगर यहां पर मैं इन तमाम लूप्स में करंट की डायरेक्शन इसी तरीके से लूंगा जैसे कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए, तो इन तमाम रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल का चेंज होगा वो नेगेटिव आएगा। क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया है कि अगर हम सर्किट में करंट की डायरेक्शन ऐसे कंसीडर करेंगे जैसे कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, तो उस वक्त रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल चेंज होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहां पर बच्चों मैंने क्या किया है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में ही तमाम लूप्स में मैंने करंट्स को एज्यूम किया है। ये थी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज का सेंस आ रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज का सेंस आ रहा है तो मैंने तमाम लूप्स में करंट की डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज ही ले लिया है। मैंने इस लूप में भी एंटी क्लॉकवाइज लिया है, इस लूप में भी एंटी क्लॉकवाइज लिया है। जब मैंने दोनों लूप्स में एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो उस केस में ये जितने भी रेजिस्टर्स है R1, R2, R3, R4 या फिर जो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है RG, इन तमाम रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल का चेंज होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहां से मुझे एक बात तो एकदम क्लियर हो चुकी है कि मैं जब भी पोटेंशियल का चेंज लिखूंगा इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस तो मैं साथ में माइनस 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 लगाऊंगा, क्योंकि यहां पर मैंने करंट की डायरेक्शन को ऐसे ही लिया है जैसे कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। तो सबसे पहले हम लूप ABDA पर किरचॉफ सेकंड रूल लगाएंगे। ये है लूप ABDA, इस लूप के लिए हम किरचॉफ सेकंड रूल लगाकर इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम इस लूप के लिए बनाएंगे। देखो यहां पर एक और लूप भी बन रहा है ADCA, ये वाला लूप भी बन रहा है, लेकिन इस वाले लूप को हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे, इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारी तमाम रेजिस्टर्स इन टू लूप्स में कंप्लीट हो जाती हैं, क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा था कि इस तरीके से करंट्स की डायरेक्शन को कंसीडर करें ताकि हर रेजिस्टर लूप में एटलीस्ट एक मर्तबा इन्वॉल्व हो जाए। तो यहां पर मैं इस लूप को कंसीडर नहीं करूंगा, जस्ट इन टू लूप्स को कंसीडर करूंगा, तो यहां से मेरी कैलकुलेशंस भी आसान हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले ABDA लूप की बात करते हैं। यहां पर अब मैंने वही वाला सर्किट उठा के ड्रा कर दिया है, यही वाला सर्किट। इसमें देखें ये जो गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है इसकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर रेजिस्टेंस होती है। ये जो गैल्वानोमीटर है ना इसकी प्रॉपर रेजिस्टेंस होती है जो कि इस सर्किट में प्रोवाइड करता है। तो यहां पर मैंने गैल्वानोमीटर को एज ए रेजिस्टर शो कर दिया है और इसको मैं आज के लेक्चर में कहूंगा RG। क्या नाम दूंगा? RG। अभी मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर चुका हूं कि हमने दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज लिया है और यहां पर जनरली अगर कन्वेंशनल करंट की बात करें तो उसकी डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज ही बनती है। तो इस केस में क्योंकि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन और इन लूप में हमने जो खुद से करंट की डायरेक्शन कंसीडर की हुई है वो सेम है, तो तमाम रेजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल का चेंज क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले कौन सा लूप है? ABDA, यानी कि मैं इस लूप की बात करूंगा ABDA। तो चलिए इस लूप के लिए इक्वेशन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसमें कौन आ रहा है? ABDA। सबसे पहले R1 आ रही है, तो इसका मतलब कि मुझे R1 में पोटेंशियल का चेंज लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं यहां पर माइनस लिख दूंगा, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि तमाम रेजिस्टर्स में जो पोटेंशियल का चेंज है वो नेगेटिव है, और क्यों है इसका प्रॉपर रीजन आपने याद रखना है। तो सबसे पहले मैं माइनस लिख दूंगा, माइनस के बाद क्या लिखूंगा? इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल का चेंज है वो लिखूंगा। तो किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस अगर आपने पोटेंशियल का चेंज लिखना है तो हमेशा ओम्स लॉ ही लगाएंगे, यानी कि V इज इक्वल टू IR। तो इसका मतलब इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल का चेंज होगा वो IR के इक्वल होगा, क्योंकि रेजिस्टर R1 है और इस लूप में करंट I1 है, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस I1 R1, माइनस I1 R1। ABDA ये वाला लूप था, तो इसमें दूसरा कौन आ रहा है? ये RG आ रही है। तो इसका मतलब कि मैं अगेन से माइनस लिखूंगा क्योंकि यहां पर रेजिस्टर है।
रेजिस्टर में एनर्जी डिसिपेट हो रही है, तो यहां पर मैं माइनस लिखूंगा। अब माइनस लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, आई आर जी लिखूंगा। लेकिन देखो आर जी इधर भी है इधर भी है, यानी आरजी में से ये वाला करंट भी फ्लो करके जा रहा है, I1 वाला भी, और आरजी में से I2 वाला करंट भी फ्लो करके जा रहा है। तो मैं इसको I2 के रिस्पेक्ट से लिखूंगा या I1 से, क्योंकि मैंने ये वाला लूप कंसीडर किया हुआ है तो मुझे I1 के रिस्पेक्ट से लिखना चाहिए। लेकिन यहां पर ये वाला करंट भी फ्लो कर रहा है, ये वाला करंट भी फ्लो कर रहा है, यानी कि यहां पर फिर मुझे दोनों करंट्स की बात करनी पड़ेगी। देखो बच्चों, अगर मैं इस लूप में करंट की डायरेक्शन को कंसीडर करता हूं तो इस रेजिस्टर में से ये कैसे जाएगी, यहां से होते 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 इस तरीके से करंट जाएगा, और इस लूप में से कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यानी इसमें से ऐसे जा रहा है, इसमें से ऐसे आ रहा है। जब अपोजिट डायरेक्शन है तो आपने क्या करना है, यहां पर चुपके से एक ब्रैकेट लगा देनी है और ब्रैकेट में आपने करंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि I1 में से I2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर दोनों करंट्स की डायरेक्शन यहां पर सेम होती, दोनों की ऐसे आती या फिर दोनों की ऐसे जाती, फिर मैं प्लस करता, लेकिन अब एक की ऐसे जा रही है डायरेक्शन, दूसरे में ऐसे जा रही है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो सब्ट्रैक्ट कौन से में से कौन सा करूंगा, मैं उस लूप वाले करंट में से दूसरे लूप वाले करंट को सब्ट्रैक्ट करूंगा, जिसके लिए मैं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं इस लूप की बात कर रहा हूं तो पहले मैं ये लिखूंगा, मैं I1 लिखूंगा माइनस दूसरे लूप के करंट को माइनस कर दूंगा। कैसे माइनस करूंगा, माइनस I2, क्योंकि मैं इस लूप की बात कर रहा हूं तो इस लूप के करंट में से उस लूप वाले करंट को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो साथ में क्या आ जाएगा, आरजी इसी तरीके से। तो यहां पर मैंने उस रेजिस्टर के लिए भी पोटेंशियल का चेंज लिख लिया है जो कि दो लूप्स में शेयर हो रही है। इसके बाद ये R3 वाली रेजिस्टर है, तो मैंने आपको बताया कि इस सर्किट में जितनी भी रेजिस्टर्स हैं उनमें पोटेंशियल का चेंज नेगेटिव ही होगा, तो यहां पर भी माइनस का साइन आएगा। करंट कौन सा है, I1, तो I1 लिखूंगा। रेजिस्टर कौन सी है, R3, तो R3 लिखूंगा। अब किरचॉफ सेकंड रूल क्या कहता है कि इन अ क्लोज लूप द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस, यानी क्लोज लूप में देखो ABDA ये क्लोज लूप बन रहा है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल चेंज, इसके अक्रॉस पोटेंशियल चेंज, इसके अक्रॉस पोटेंशियल चेंज, इन सब का अगर अलजेब्रिक सम करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब कि मैं यहां पर इसको 0 के इक्वल लिख दूंगा और ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन चुकी है। अब मैं यहां पर दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा इस लूप के लिए। देखो जितने लूप्स होंगे आपके पास इतनी इक्वेशन बनेगी। तो दूसरा लूप कौन सा है, BCDB, ये वाला लूप है BCDB, तो मैं यहां पर लिख देता हूं BCDB। तो सबसे पहले यहां पर BCDB लूप में कौन आ रहा है, ये R2 रेजिस्टर आ रही है। तो यहां पर R2 के क्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो कैसे लिखेंगे, V इज इक्वल टू IR से। तो करंट कौन सा है, I2 है, रेजिस्टर कौन सी है, R2 है, तो क्या लिखेंगे I2 R2। और क्योंकि यहां पर मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि मैं तमाम रेजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल के चेंज को नेगेटिव लिखूंगा, तो मुझे यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, माइनस लगाना पड़ेगा। उसके बाद कौन आ रहा है, BCDB, यानी कि इस लूप में ये वाली रेजिस्टर आ रही है R4 वाली, इसमें पोटेंशियल का चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि मैं यहां पर भी क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा। माइनस के बाद क्या लिखूंगा, I2 R4, क्योंकि करंट I2 है और रेजिस्टर R4 है, तो इस तरीके से मैं लिख दूंगा। BCDB वाले लूप में नेक्स्ट कौन सी रेजिस्टर इन्वॉल्व है, RG, तो अब मैंने RG के लिए लिखना है, इसके लिए भी मैं क्या करूंगा, साइन तो माइनस ही लगाऊंगा। तो यहां पर मैं सीधा सीधा माइनस वाला साइन लगा देता हूं, माइनस इनटू क्या करूंगा, अब क्योंकि ये शेयर हो रही है तो जिस लूप के लिए मैं लिख रहा हूं उस लूप वाले करंट में से दूसरे लूप वाले करंट को मैं माइनस कर दूंगा, यानी कि I2 में से I1 को माइनस कर दूंगा। क्यों माइनस करूंगा, क्योंकि I2 ऐसे जा रहा है और I1 ऐसे जा रहा है, अपोजिट है तो मैं माइनस करूंगा। अगर ये सेम डायरेक्शन में जाते तो मैं ऐड कर देता, अब क्योंकि सेम में नहीं है, अपोजिट में, एक ऐसे जा रहा है दूसरा ऐसे जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। और कौन से में से कौन सा करूंगा, जिस लूप की मैं इक्वेशन लिख रहा हूं उस लूप वाले करंट में से दूसरे लूप वाले करंट को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। और RG के लिए लिख रहा था तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, RG लिख दूंगा। अब बेसिकली हम क्या करें, इन सब का हम सम करें। देखो ये वाला पोटेंशियल चेंज प्लस ये वाला पोटेंशियल चेंज प्लस ये वाला पोटेंशियल चेंज, यानी एक्चुअली हम इन सबको ऐड ही कर रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल चेंज नेगेटिव है तब हम माइनस का साइन लेकर आए थे। यहां पर भी बेसिकली ये सारे ऐड हो रहे थे। ये एक पोटेंशियल चेंज R1 के अक्रॉस प्लस यहां पर ये RG के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज था प्लस
ये R3 के क्रॉस पोटेंशियल चेंज था। ये तमाम पोटेंशियल चेंजेस को हमने ऐड किया था और हमने किरचॉफ सेकंड रूल में ये पढ़ा था कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन ए क्लोज लूप और अ क्लोज सर्किट इज 0। तो यहां पर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो बेसिकली पोटेंशियल चेंज नेगेटिव था, इसलिए हम माइनस लेकर आए थे, वरना ये सारे पोटेंशियल चेंजेस क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, सारे ऐड हो रहे हैं। यहां पर माइनस माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि तमाम रेजिस्टर में जो पोटेंशियल का चेंज है दैट इज नेगेटिव। तो यहां तक ये दोनों इक्वेशंस आपको समझ आ चुकी हैं, बहुत ही आसान इक्वेशंस थी। तो इन्हीं को उठाकर हम यहां पर भी लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, माइनस I1 R1 माइनस I1 R1, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, माइनस I1 माइनस I2 माइनस I1 माइनस I2 इंटू RG, इसी तरीके से माइनस I1 R3, तो लिख दीजिए I1 R3 इक्वल टू 0। इसको मैं क्या कह दूंगा, इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर नेक्स्ट कौन सा लूप है, BCDB, तो BCDB के लिए भी हमने यहां पर इक्वेशन लिखी हुई है। इसी इक्वेशन को उठाकर हम नीट नोट्स में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, माइनस क्या है हमारे पास, I2 R2 माइनस I2 R4 माइनस I2 माइनस I1 इंटू RG, यहां पर भी यही लिखा हुआ है, माइनस I2 माइनस I1 इंटू RG इज इक्वल टू 0। और इसको मैं क्या कह दूंगा, इक्वेशन नंबर 2। आप भी साथ के साथ इसी तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। ये आपके प्रॉपर नीट नोट्स हैं। ये वाला तो जस्ट रफ वर्क था जो कि मैंने आपको समझाने के लिए किया है, लेकिन ये वाले आपके प्रॉपर नीट नोट्स हैं। इसी तरीके से हेडिंग्स की फॉर्म में नोट्स बनाते जाइए। और अगर पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, तो आपने इसी तरीके से हेडिंग्स की फॉर्म में लिखकर आना है, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको लिखवाया है, तो वहां पर आपको बहुत ही जबरदस्त मार्क्स मिल सकते हैं। अभी हमने वर्किंग में ये पढ़ा था कि इस आर्टिकल में हमारा एम ये है कि हम ऐसी कंडीशन फाइंड कर सकें जिसमें यहां पर गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो ना करे। देखो, उसके लिए आपने ये नहीं करना कि स्विच को ओपन कर दें, स्विच को ओपन करके नहीं, बल्कि स्विच को क्लोज करके, ताकि सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा हो। उस केस में आपने कुछ ऐसा करना है ताकि इस गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो ना करे। और गैल्वानोमीटर में से किस केस में करंट नहीं फ्लो करेगा, जब ये पॉइंट B और D सेम पोटेंशियल पर होंगे, उस केस में गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी कि उस केस में यहां पर ये जो I1 माइनस I2 है ये 0 के इक्वल होना चाहिए, या फिर I2 माइनस I1 0 के इक्वल होना चाहिए। क्योंकि हम वर्किंग में ये देख चुके हैं कि हमने ऐसी कंडीशन डिटरमिन करनी है जिसमें हमारे पास इस गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो ना करे। तो हमने इक्वेशंस लिख ली हैं। अब इन इक्वेशंस में हमने ऐसी एडजस्टमेंट करनी है, ऐसी कंडीशन निकालनी है जिसके ये ब्रिज क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो ऐसी कंडीशन कब होगी, जब इस गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो नहीं करेगा। और गैल्वानोमीटर में से जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो उस केस में लाजमी तौर पर I1 माइनस I2 0 के इक्वल होना चाहिए। यानी कि I1 और I2 ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। देखो, अगर RG में से करंट नहीं फ्लो कर रहा तो RG के अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो 0 होना चाहिए। यानी कि जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो ब्रैकेट वाली टर्म 0 के इक्वल सिर्फ उस वक्त ही हो सकती है जब I1 और I2 दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए I1 और I2 दोनों को आपस में इक्वल रख देते हैं। बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि हम बैलेंसिंग कंडीशन निकालने जा रहे हैं। द करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर विल बी 0। ये कब 0 होगा, उस केस में 0 होगा जब I1 माइनस I2 क्या होंगे, 0 होंगे। यानी कि I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0 ओवर R, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। और इस कंडीशन को फिर हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सो I1 इज इक्वल टू I2, यानी I1 और I2 दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। देखो, I1 और I2 आपस में इक्वल होंगे तभी इनका डिफरेंस 0 होगा। यानी यहां पर I2 की जगह पर भी I1 पुट कर देंगे तो I1 माइनस I1 0 हो जाएंगे। या फिर सिंपली आप क्या करें, I1 को इधर रखें, माइनस I2 को उधर ले जाएं तो I1 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा। इससे भी यही निकलता है। तो इसका मतलब कि हमें बैलेंसिंग कंडीशन निकालने के लिए, ऐसी कंडीशन निकालने के लिए जिस केस में गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो ना करे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में I1 और I2 को क्या रखना पड़ेगा, इक्वल रखना पड़ेगा। तो यहां पर जब मैं I1 और I2 को इक्वल करूंगा तो उस केस में I1 माइनस I2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि यहां पर हमने ये लिखा है I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। तो इट्स मीन यहां पर ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा
और इक्वेशन नंबर 2 में क्या होगा, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इक्वेशन नंबर 1 में से भी RG वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये चीज 0 है, तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला फैक्टर भी यहां पर खत्म हो जाएगा। तो इस केस में फिर हम क्या लिखेंगे, इन दिस केस, यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, इक्वेशंस 1 एंड 2 बिकम, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, माइनस I1 R1 माइनस I1 R1, इसके साथ क्या होगा, माइनस I1 R3, क्योंकि ये वाली टर्म तो 0 हो रही है, तो क्या लिखेंगे, माइनस I1 R3 माइनस I1 R3 इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, माइनस I1 R1 इज इक्वल टू, ये यहां पर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, I1 R3 हो जाएगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं, क्योंकि 1 और 2 तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो इसको 3 कह देते हैं। एंड अब इक्वेशन नंबर 2 को लिखिए, कैसे लिखेंगे, माइनस I2 R2 माइनस I2 R2 माइनस I2 R4 माइनस I2 R4, और ये वाली जो टर्म है ये तो 0 हो जाएगी, क्योंकि I2 माइनस I1 क्या है, 0 के इक्वल है, तो यहां पर ये वाली टर्म 0 होगी, तो दिस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इस केस में भी इसको उधर ले जाइए तो क्या बन जाएगा, माइनस I2 R2 इज इक्वल टू, इसको उधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, I2 R4, और इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दीजिए। अब इस केस में हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, यानी इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को इसकी लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे और इसकी राइट हैंड साइड को इसकी राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, यानी कि माइनस I1 R1 डिवाइडेड बाय माइनस I2 R2। सिमिलरली राइट साइड पर I1 R3 डिवाइडेड बाय I2 R4। तो चलिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 को डिवाइड करते हैं, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, डिवाइडिंग इक्वेशंस, कौन कौन सी इक्वेशंस, 3 एंड 4, यानी इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड कर दें तो पहले क्या लिखेंगे, माइनस I1 R1 माइनस I1 R1 डिवाइडेड बाय माइनस I2 R2 माइनस I2 R2 इक्वल टू, यहां पर इसकी राइट साइड क्या है, I1 R3 डिवाइडेड बाय I2 R4। अब यहां पर हमने ऑलरेडी लिखा है कि जो I1 है ये I2 के इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, एज I1 इक्वल टू I2 कमा सो, यहां पर I1 की जगह पर I2 पुट कर दीजिए या फिर I2 की जगह पर I1 पुट कर दीजिए। मैं I1 की जगह पर I2 पुट कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा, माइनस I2 R1 डिवाइडेड बाय माइनस I2 R2 इक्वल टू I2 R3 डिवाइडेड बाय I2 R4। यहां से माइनस I2 कैंसल, यहां से I2 कैंसल, तो दिस इंप्लाइज दैट R1 और R2 इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4। अब ये जो इक्वेशन निकल कर आई है ना, R1 और R2 इक्वल टू R3 और R4, इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। Whenever this condition is satisfied, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी R1 और R2 की रेशो और R3 और R4 की रेशो अगर सेम आ जाती है, तो उस केस में नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वानोमीटर एंड इट शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी उस केस में गैल्वानोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और यहां पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो होगी। अब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन में ये लिखा था कि इसके जरिए हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। यहां पर हम ये मानकर चलेंगे कि R1, R2 और R3 हमें नोन है और R4 अननोन है, यानी ये जो रिलेशन है इसमें R1, R2 और R3 हमें नोन है, बट ये जो R4 है ये अननोन है, तो R4 को हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। लेकिन उसका मेथड क्या होगा, यहां पर हम लिखा है कंसीडर 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 ऑफ नॉन एडजस्टेबल वैल्यूज, यानी R1, R2 और R3 इस तरीके के रेजिस्टर्स हैं जिनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, जिनकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। एंड फोर्थ रेजिस्टर R4 ऑफ अननोन वैल्यू आर कनेक्टेड इन सर्किट, यानी उसी सर्किट में R1, R2, R3 एडजस्टेबल नॉन रेजिस्टर्स हैं और R4 एक अननोन रेजिस्टर है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R4 द नॉन रेजिस्टर्स आर एडजस्टेड अंटिल द गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी हमने जो सर्किट ड्रा किया था यहां पर उसमें ये जो R1 थी,
इसके साथ ये जो R2 थी और ये जो R3 थी ये हमें क्या होंगी, नॉन, और ये जो R4 थी ये अननोन हो जाएगी। R1 इज नॉन, R2 इज नॉन, R3 इज नॉन, बट R4 इज अननोन। इसको हमने फाइंड करना है। तो यहां पर हमने गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर रखा था इस तरीके से, और यहां पर हमने एक की कनेक्ट कर रखी थी कुछ इस तरीके से, और यहां पर हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी थी जिसका EMF E था, कुछ इस तरीके से कनेक्ट की हुई थी। अब इन R1, R2 और R3 की वैल्यूज को हम एडजस्ट कर सकते हैं। R4 क्या है, ये अननोन रेजिस्टर है। अब R4 को हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया, जाहिर है R4 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये अननोन है, इसको हमने फाइंड करना है। फिर हम R1, R3 और R2 की वैल्यूज को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि यहां पर हमारे पास नल पॉइंट अचीव हो जाए, यानी कि बैलेंसिंग कंडीशन अचीव हो जाए, ये गैल्वानोमीटर का जो पॉइंटर है ये 0 पर आ जाए। तो उस केस में फिर हमारे पास ये वाला रिलेशन होल्ड कर जाएगा जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। जब बैलेंसिंग कंडीशन अचीव होगी तो ये रिलेशन होल्ड करेगा। जब ये रिलेशन होल्ड कर जाएगा तो इसमें हम R1, R2 और R3 की वैल्यूज पुट कर लेंगे और R4 डिटरमिन कर लेंगे। तो फिर यहां पर हम इसी रिलेशन को लिखते हैं, R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4। यहां से अगर R4 को डिटरमिन करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, R4 इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R1, ये R2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू R2। तो यहां पर कुछ इस तरीके से रिलेशन निकल कर आएगा। इन सच कंडीशन फ्रॉम द नोन वैल्यूज ऑफ R1, R2, R3 द अननोन रेजिस्टेंस R4 कैन बी डिटरमिन्ड, यानी हम R3, R1 और R2 की वैल्यूज पुट करेंगे और यहां से हमें R4 मिल जाएगी। तो यहां तक हमने ये भी देख लिया है कि अननोन रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करना है, इस रिलेशन को यूज करते हुए फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, यहां पर हमने R1, R2 और R3 को एडजस्ट करना है ताकि यहां पर बैलेंसिंग कंडीशन अचीव हो जाए। जब बैलेंसिंग कंडीशन अचीव होगी तो उस केस में ये वाला रिलेशन होल्ड कर जाएगा। जब ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा तो R3, R1, R2 की वैल्यूज पुट करके हम R4 डिटरमिन कर लेंगे। तो यहां तक व्हीटस्टोन ब्रिज वाला आर्टिकल कंप्लीट होता है। अब मैंने लेक्चर के स्टार्ट में एक क्वेश्चन ड्रॉप किया था और वो क्वेश्चन क्या था कि इस पॉकेट बैलेंस में कौन सी ऐसी साइंस है जो इसको बताती है कि अब कौन सी वैल्यू शो करनी है। तो यहां पर बेसिकली ये जो R4 अननोन रेजिस्टर है इसकी जगह पर हम एक सेंसर लगा देते हैं। कौन सा सेंसर, जो कि लोड को सेंस करता है, यानी कि एक लोड सेंसर अटैच कर देते हैं। और लोड सेंसर क्या करता है, जब लोड बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो यहां पर जब रेजिस्टर चेंज होगी बैलेंसिंग कंडीशन में तो ये वाली जो ब्रिज है ये अनबैलेंस हो जाएगी। करंट इन दो पॉइंट्स के दरमियान फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, इस B पॉइंट और इस D पॉइंट के दरमियान। जब करंट फ्लो करेगा तो इस केस में यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा। तो यहां पर जब पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज की हम मैपिंग कर लेते हैं अगेंस्ट दी मैस। तो इस तरीके से यहां से हमारे पास मैस की वैल्यूज नोट होती है, यानी कि एक लोड सेंसर लगा हुआ है इस R4 की जगह पर। जब लोड बढ़ता या कम होता है तो ये रेजिस्टेंस चेंज होती है, जिसकी वजह से ये ब्रिज अनबैलेंस होती है। जब ब्रिज अनबैलेंस होती है तो करंट फ्लो करता है B और D पॉइंट पर, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज को हम लोड की वैल्यूज के क्रॉस मैप कर लेते हैं और वहां से मैस को कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइनली आज के लेक्चर में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि कैसे हमने अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। ये पूरा एज यूजुअल एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है, इसलिए आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।